हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी। आपका केबीसी में बहुत बहुत स्वागत है केशव बानू क्लासेस में, है ना। तो जैसे कि हम पटवारी के लिए पढ़ रहे हैं रीजनिंग और मैथ के हजार क्वेश्चन। डेली हम 10 क्वेश्चंस करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम अच्छे से कर रहे हैं। पहले आपको खुद सोल्व करना है, उसके बाद आपको उसको सॉल्यूशन देखना है। थ्योरी की क्लासेस ऑलरेडी लग रही है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा केशव बानू क्लासेस, हम आपको वहां मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी पिक्स है वो आपको फेसबुक में अवेलेबल करा दूंगा। 151 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। देखो 151 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, 40 है, ठीक है साहब। तो इसका क्षेत्रफल बताओ। देखो क्या कह रहे हैं, एक समचतुर्भुज है, मैंने एक समचतुर्भुज ये मान लिया, ठीक है साहब। समचतुर्भुज की कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है कि भाई चारों भुजाएं बराबर होती है। बस ध्यान रखना विकर्ण दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों विकर्ण पता होना तो हम एरिया निकाल सकते हैं, परंतु हमें एक ही विकर्ण दिया है, तो अब हम एरिया कैसे निकालेंगे। सिंपल तरीका है, कुछ मत करो। ये मान लो विकर्ण कितना है, 40 सेंटीमीटर है। अब ये पूरा परिमाप चारों भुजाएं होती है, चारों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। और चारों भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज में। तो एक भुज टोटल 100 है, तो एक कितने की हो जाएंगे, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25 की, ठीक है साहब। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा एक काम कीजिए, इसे दो त्रिभुज में बांट दीजिए। एक त्रिभुज तो कौन सा है, मैं नाम दे देता हूं ABCD। ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और गौर फरमाइए कि एक त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल लें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले तो भी आपका काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि दूसरा उसका जैसा ही है, उसका 2 गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा। एक का निकालते हैं। अब एक में भी एक खासियत है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु। क्यों, क्योंकि दो भुजाएं तो क्या है इसकी, बराबर है। तो हम सीधा क्षेत्रफल का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है, आप सबको पता है, b/4 √4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। ध्यान रखने वाली बात यहां पे है कि a क्या होती है, समान भुजा, जो समान है वो समान भुजा, जो की वैल्यू यहां पे क्या है, 25 है, ठीक है साहब, 25 है। और b क्या होती है, असमान भुजा, असमान भुजा। मैं यूनिट नहीं लिख रहा क्योंकि सब में बराबर है, इसलिए यूनिट आप समझ जाएंगे। असमान भुजा कितनी है, 40। इसको यहां पे पुट कर दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखते हैं कैसे। b/4 है ना, क्षेत्रफल कितना आएगा, b/4, b कितना है 40, b कितना है 40, 40/4 अंडर रूट में b4a² यानी 4 इंटू a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस b² यानी 40 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, ये तो इससे कट जाएगा, आएगा 10 अंडर रूट में। ये कितना बच गया, मैं इसको अब इरेज कर देता हूं, कोई काम की चीज नहीं है ये तो हमारे लिए। अब देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 है ना, 625 का 4 गुना, 6 चौक 24 और 25 का 4 गुना कितना हो गया, 100, यानी 24 और 25 2500 गुना माइनस 4 चौक 1600। अब देखो इसको सोल्व कर लो, 10, ये अंडर रूट में क्या आ गया 900, और 900 का अंडर रूट आपको पता है क्या होता है 30, तो ये कितना आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक त्रिभुज का आया था। अभी हमने डायग्राम में बात की थी कि ये ऐसे, सॉरी मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ये चीज तो हमारे काम की रही नहीं है। ये जो हमारा चतुर्भुज था उसमें एक का हमने एरिया निकाला है, जो कि कितना आया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे का भी कितना आएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजाएं समान है ना। तो टोटल का कितना आ जाएगा, तो टोटल जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो सिंपल 2 गुना 300 आ जाएगा, दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन करते हैं अगला 152 नंबर। पहले आप खुद सोल्व करें, खुद सोल्व करने के बाद ही देखोगे तो आपको फायदा होगा, नहीं तो इतना ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को तीनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। तो कितने आदमी है साहब, एक ए है, एक बी है, एक सी है। क्रमशः है मतलब ए कितने दिन में करता है 24 दिन में, ये 6 दिन में, ये 12 दिन में, तीनों मिलकर कर रहे हैं। हमारा एकदम मेथड हमें पता है, हम पहले टोटल वर्क निकालते हैं,
वो क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 12 6 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 24। अब ये आपका टोटल वर्क है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, एक दिन का काम निकालना होता है। एक दिन का काम आप कैसे निकालते हो, इसमें इसका भाग देखिए। जैसे ए एक दिन में कितना काम करेगा, 24 में 24 का भाग दूंगा, दिस इज 1 यूनिट। ये कितना आएगा, 6 चौक 24, और ये कितना आएगा, 2 यूनिट। अब आपको टोटल ये क्या है, एक दिन का काम है, मतलब ये इसको कार्य क्षमता भी कह सकते हो आप, या फिर एक दिन का काम कह सकते हो। अब आपको कहा है तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो A प्लस बी प्लस सी। मुझे ये बताओ तीनों मिलकर एक दिन में टोटल काम कितना कर लेंगे। ए एक दिन में 1 यूनिट कर लेता है, ये 4 यूनिट कर लेता है, ये 2 यूनिट कर लेता है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 4 2 6 1 7 यूनिट। ये तीनों मिलकर एक दिन में कर लेंगे। हमें कितना करना है, टोटल वर्क हमें पता है 24, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो समय लगेगा, जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल वर्क यानी 24 बटा एक दिन का काम यानी 7। तो कितना आ जाएगा, आप कर सकते हो इसमें 7 बटे 24, आंसर सीधा ही दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, नहीं तो और सॉरी 24 बटे 7, 7 बटे 24 नहीं 24 बटे 7 है, तो इसको सोल्व कर लीजिए। 7 या 21, बचा कितना, बच गया अपने 3 बटा 7 डेज। योर आंसर आ जाएगा 3 सही 3 बटा 7 दिन। दिस इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई रामायण वाली बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 153। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने का प्रयास जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ट्रिक भी पता होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो ट्रिक आई कहां से। तो मैं पहले आपको ट्रिक बताता हूं, फिर वो मेथड भी बता दूंगा, तो दोनों से आपका दिमाग बैठ जाएगा। क्या कह रहा है, एक आदमी द्वारा अपने बेटों जिनकी उम्र 14 वर्ष व 18 वर्ष है, उनके खातों में 9750 रुपए निवेश किया जाता है। ठीक है, दोनों को मिलकर कितने रुपए दे रहे हैं, 9750। यदि उन्हें 22 वर्ष की उम्र में 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से बराबर राशि मिले, मतलब जो लास्ट में मिश्र धन मिल रहा है वो बराबर है, तो छोटे बेटे का हिस्सा बताओ। ठीक है, पहली बात करता हूं, पहला मैं ट्रिक बता देता हूं। आपको क्या करना होता है, आपको सिंपल सा काम कुछ नहीं करना होता है। ये मैं बताता हूं, छोटा बेटा है और ये बड़ा बेटा है। ठीक है साहब, मुझे ये पता है कि इसका समय लिखो और इसका क्या लिखो, दर लिखो। इसका समय लिखना है, इसका दर लिखना है। देखो छोटा बेटा 14 साल का है और पैसा मिलेगा कब, जब वो 22 साल का हो जाएगा। तो इस टाइम इसका समय कितना हो गया, 14 से 22 तक जाने में कितने साल लगे, 8 साल। तो इसका जो पैसा बैंक में रहेगा वो लेगा 8 साल के लिए। ठीक है साहब, 8 साल। और जो बड़ा वाला है वो अभी 18 साल का है, तो 22 साल में उसको पैसा वापस मिल जाएगा, तो इसका समय कितना हो जाएगा, 4 साल। ठीक है साहब, अब देखो दर तो दोनों की कितनी है, 5% है, दैट इज दर इज 5%, दिस इज अगेन 5%। ठीक है साहब, आपने फॉर्मूला देखा है क्या, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ये मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं P का R का नहीं, P का RT%। ये आप अभी नहीं समझ पाए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे कह रहा हूं P का RT%, क्यों कह रहा हूं P का RT%, यानी P गुणा RT। परसेंट को हटाते हैं तो बट्टे में क्या लगाते हैं, 100। तो बात तो वही आ गई कि P का RT% बोले या P RT अपॉन 100 बोले, इससे फायदा होता है। चलो वो चीजें मैं थ्योरी में बताऊंगा, अभी आप समझे कि करना कैसे। ठीक है, अब आपको देखो कि यहां से जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 8 पंजे 40%, और यहां कितना मिलेगा 520%। देखो अच्छे से मैं पूरा एकदम मेथड बताता हूं, वो थ्योरी में बताता हूं। अभी मैं आपको ट्रिक है जो समझ जाओ। पहले काम क्या करें, समय लिखें, फिर क्या करें, दर लिखें, उन दोनों का प्रतिशत गुणा करें। प्रतिशत गुणा किया दैट इज 40% आ गया, यहां कितना आ गया 20% आ गया। अब मुझे ये बताए कि उसने क्या कहा है कि मिश्रधन बराबर है, लास्ट में टोटल राशि बराबर मिल रही है, तो यहां पे जो मिश्रधन आएगा वो कितना आएगा, मिश्रधन कब आएगा, वो आएगा 140%, और ये कितना आ जाएगा 120%। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं टोटल मेथड से भी बताऊंगा, ये एक ट्रिक टाइप में है, समझ जाना अच्छे से। अब आपको कुछ नहीं करना, ये अनुपात निकालना है। तो ये अनुपात कितना आया 14:12, और काटूंगा तो कितना आ जाएगा 6:7।
अब आपको क्या करना है, टोटल पैसा कितना आपके पास 9750 रुपए। इस 9750 रुपए को इन दोनों में बांट दीजिए इसके उल्टे रेशियो में, दैट इज 7:7 में, 6:7 में बांट दो, यही आपका आंसर होगा। अगेन कह रहा हूं, पहले समय लिखें, फिर दर लिखें, फिर ब्याज प्रतिशत निकालें। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो जो हमारी क्या नाम है पी है, मूलधन है, उसे हम 100 मानते हैं, है ना। तब मिश्रधन कितना आ जाएगा 140%, ये 120%। तो जो अनुपात आता है उसको रिवर्स करो, उसी अनुपात में इसको बांटना होता है, ठीक है साहब। तो छोटे का हिस्सा पूछा है, तो छोटे का हिस्सा कितना आएगा 6/6 और 7 कितने हो गए 13 गुना में 9750। अब काट लो, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65 और 0, तो कितना आया 7 6 सत्ते 42 और 345 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। 4500 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अब सर इसको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मेथड से करते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। देखो आप इतना ध्यान रखिए, अनुपात कितना आया 6:7 है ना, बस ये ध्यान रखना। अब देखो मेथड बता देता हूं मैं आपको, मेथड भी बड़ा सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। आपको क्या कहा है, ब्याज की दर से बराबर राशि मिलेंगी, तो मतलब क्या है, मिश्र धन आपको बराबर मिलने वाला है। मिश्र धन होता है क्या है, मूलधन प्लस ब्याज, यही तो होता है। तो पहले वाले केस के लिए मैं P1 किसका मानता हूं, छोटू का मान लेता हूं, है ना, छोटे बच्चे का, और P2 किसका मान लेता हूं, बड़े का मान लेता हूं, ठीक है सर। दोनों का मिश्रधन बराबर है, तो पहले का मिश्रधन क्या होगा P1 जो मूलधन है प्लस इसका ब्याज, ब्याज क्या होगा PRT/100, दैट इज P1 इंटू R इंटू T बटा 100। ऐसी बात यहां पे होगी P2 प्लस P2 इंटू RT/100 T2, क्योंकि यहां समय अलग अलग है, ठीक है सर। दोनों में P1 कॉमन आ रहा है, तो P1 ले लीजिए बाहर, 1 प्लस R T1/100, और ऐसे ही यहां पे P2 कॉमन ले लूंगा, तो 1 प्लस R T2/100। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल सी कहानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको R भी पता है, T भी पता है, तो रख लो फॉर्मूले में, दैट इज P1 1 प्लस R कितना है 5 और T कितना है, हमने अभी चर्चा की थी 14 वर्ष का छोटा बच्चा है, बड़ा होके 22 वर्ष तक पहुंचना है, तो 8 साल लगेंगे बटा 100 इंटू P2, ये कितना है 1, इसकी भी रेट 5 है, समय कितना है इसका 4 साल है बटा 100। बस इसको सोल्व कर लीजिए, P1 अपॉन 8 पंजे कितना हो गया ये 40, 40 एलसीएम 100 लूंगा, तो 100 प्लस 40 140 इंटू इजिकल टू P2 5 20, 100 प्लस 20 यानी 120 बटा 100। बस अब 100 से तो 100 कट गया, P1 बाई P2, 0 से 0 भी काट देता हूं, 6 से 6 बार, ये 7 बार, तो P1 बटा P2, P1 ये रहा, P2 इधर आएगा, बचा क्या 6:7। तो यही तो अभी हमने अनुपात निकाला था, हमें पता है P1 बटा P2 कितना है 6:7, साथ में ये भी पता है P1 प्लस P2 भी कितना है 9750। हमें यही तो कहा था 9750 रुपए हैं। अब अनुपात पता है, पूरा योग पता है, तो हमें पता है P1 हमें निकालना है, वो क्या होगा P1 अपॉन P1 प्लस P2, मतलब अनुपात में बांटना है 6:7 में, यानी 6 बट्टा टोटल कितना हो गया ये 13 गुना 9750। इसको सोल्व कर लोगे तो अगेन 4500 रुपये आ जाएगा। आप चाहो मेथड से करो, चाहे वो ट्रिक से बताओ, ये ट्रिक ही है एक्चुअली। मेथड को एक छोटा सा रूप दे दिया गया है ताकि कैलकुलेशन इजीली हो जाए, तो नाम दे दिया जाए ट्रिक का। ऐसी कोई खास ट्रिक नहीं है, वो सिंपल मेथड ही था। ठीक है साहब, आपको इससे समझ में आए तो इससे ही कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, मेथड ध्यान रखना है इसका। यदि इसका मेथड आपको ध्यान में नहीं होगा तो आप समय लगा देंगे, और समय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी एग्जाम में आपके लिए समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा साहब, किसी वस्तु को क्रमानुसार, मतलब एक के बाद एक 3 बार बेचने पर क्रम से 10%, 5%, 12% का लाभ होता है। इस वस्तु को आखिर में 3234 रुपए में बेचा गया, तो इसका वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। मतलब क्या है, एक वस्तु है, मान लो ए वस्तु है, उसको पहले बेचा कितने में, जितने में भी बेचा, यहां पे लाभ कितना हुआ 10% का। इसने बी को बेच दिया, ठीक है, ए ने बी को बेच दिया उस वस्तु को, बी और मस्त निकला, उसने आगे बेच दिया, और कितने प्रतिशत के लाभ पे, 5% के लाभ पे, है ना।
और सी ने क्या करा, अगले डी को बेच दिया कितने प्रतिशत में, 12% के लाभ में डी को बेच दिया। आपको कुछ नहीं करना जब भी ऐसे सक्सेसिव हो ना, क्रमानुसार वाला हो, आपको तो एक मेथड जो मैं बता रहा हूं उसको समझ लेना, दैट्स इज योर आंसर। ठीक है, कितने भी हो, कितने बार भी बेचे, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप तो पहले देखिए कितने 10% पे बेचा है ना। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100, दैट इज क्या आ गया, 1/10 है ना। तो 1/10 का मतलब क्या है, 10 रुपए में उसने खरीदी होंगी, यहां पे लिखो सीपी और यहां पे लिखो सेलिंग प्राइस। दिस इज कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदा जितने पे, ये सेलिंग प्राइस, बेचा कितने पे। यदि 10 में बेचता तो 1 रुपए का लाभ होता, 10% का यही मतलब है। 10 में खरीद कर 10 में खरीदता तो 1 रुपए का लाभ होता। 10 में खरीद कर 1 का लाभ कमाना है तो बेचेगा कितने में, 10 + 1 11 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस आ गई 11। पहला केस खत्म। दूसरा केस क्या कह रहा है, 5% का लाभ, 5/100, दिस इज 1/20, यानी 20 में खरीद कर बेच कितने में रहा है, 21 में बेच रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। अगला क्या कह रहा है, 12%, दैट इज 12/100, दैट इज 3/25, 4 के पाड़े से काट लो, 3/25 आ गया। अब ये देखो, इसका मतलब क्या, 25 रुपए में खरीद कर 3 का फायदा होता है तो बेचेगा कितने में, 28 में। तो 25 खरीद के कितना आया, 28 में। आपको ये मेथड समझ में आना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ये कर लो, 4 आए तो 4 में कर लो, 5 आए तो 5 में कर लो। तो अब क्या करनी है, इनकी गुणा कर दो, इनकी गुणा कर दो। इधर गुणा करोगे तो कितना आएगा, 10 × 20 × 25, मतलब वैसे कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा सीधा रखो और यहां पे भी गुणा कर दो, दैट इज 11 × 21 × 28। ये आपकी फाइनल क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। दिस इज योर फाइनल सेलिंग प्राइस और दिस इज योर इनिशियल कॉस्ट प्राइस, ये आपकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस होती है। ये लास्ट वाली फाइनल सेलिंग प्राइस होती है, ये इनिशियल कॉस्ट प्राइस होती है। आपको फाइनल दिया हुआ है कि आखिर में कितना दिया हुआ है, 32-34 रुपए। तो ये जो वैल्यू है 11 गुना कितना है, ये 21 × 28, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 32-34। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 32-34 बटा 11 × 21 × 28। कैलकुलेशन आराम से हो जाएंगी, टेंशन मत लेना। आप अगर मेथड से करने लगे ना, पहले 10% निकालो, फिर 5% निकालो, फिर 12% निकालो, तो आपका समय बहुत लगेगा, पॉइंटों में आएगा, वो कैलकुलेशन और ज्यादा हार्ड होने वाली है। ये आराम से कटेंगे, देखना भी। एक की वैल्यू ये है, आपको कितने की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आ जाएंगी, ये आ जाएंगी साहब 32-34 बटा 11 × 21 × 28 इंटू में क्या करना है, 10 × 20 × 25। आप सिंपल सा काम कीजिए करेगा, जो भी आपको दिया है उसमें इसका भाग दो और इसकी गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का। अब काट लो इसको किससे काटना चाहोगे, 7 से काटते हैं पहले। 7 चौक 28, ठीक है साहब, 7 चौक 28 बचा कितना, 6 7 42 2 14, ठीक है। तो 7 से काटा, 4 चौक 28, ठीक है। 4 से इसको काट दूंगा 5 बार, ठीक है। और कट रहा है क्या, ये 11 से काटते हैं, 11 चौक 44, 2 बचा, 11 दूनी 42, यानी 11 से कट गया, 21 दूनी 42, नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर देखो 25 पंजे 125, 125 का डबल क्या हुआ, 250 इंटू 10, दिस इज 2500 रुपये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आराम से कट गई चीजें, 2500 रुपये आपका क्रय मूल्य होगा, दैट इज बात खत्म, आंसर आ जाएगा 2500 रुपये। मेथड समझ लीजिए एक बार वापिस, जो भी कहे उस हिसाब से निकालिए, इनकी गुणा कर दीजिए, इनकी गुणा कर दीजिए, जो भी फाइनल दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस उसमें इसका भाग लगा कि इसकी गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर जो मेथड है वो मैं आपको थ्योरी में बताता हूँ, तो आप थ्योरी वाली क्लासेस देखिए, वहाँ पे और ज़्यादा डाउट आपके क्लियर होंगे, है ना। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, कमेंट में मैं आपका आंसर दे दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो अगला क्वेश्चन और भी आसान है, कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कर भी लिया हूं आपने। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। मैं मान लेता हूं ये संख्याएं क्या है, A, B, तो इनका अनुपात कितना है, 2:3। यहां से A कितना हो जाएगा 2x और B कितना हो जाएगा 3x, ठीक है साहब। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाए, 4 की वृद्धि करनी है, यानी 2x + 4 और 3x + 4,
तो ये जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो ये अनुपात कितना हो गया, 5:7 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, संख्याओं के बीच अंतर। तो निकाल लो, पहले संख्या निकाल लो। संख्या के लिए क्या चाहिए, x, और अंतर आप देख पा रहे हो यहाँ पे a माइनस बी या b माइनस बी, सॉरी b बड़ी है तो b माइनस a की वैल्यू कितनी है साहब, x ही है। 2x माइनस 3x माइनस 2x करूँगा तो x आएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज क्या आ जाएगा 14x प्लस 28 बराबर ये करूंगा तो 5 दिए 15x प्लस 20। अब देखो ये 20 से 28 कटा 8 बार आ गया, और ये कटा तो ये x बार आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यही आपका अंतर है। आप चाहो तो 8 दूनी 16 और 24 और 16 में अंतर काटोगे तो 8 ही आएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आपसे अंतर पूछा था, आप आराम से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, उससे भी आसान है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 16√3 सेंटीमीटर, कर लेना उसको थोड़ा, ठीक है। तो ऊंचाई बताओ सेंटीमीटर में। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आप करेक्शन कर लेना, 156 में यहाँ 16 नहीं, यहाँ 14 है, ठीक है साहब, 14√3 है। अब आप करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। हमें पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार क्षेत्रफल कितना दिया है 63, 1/2 आधार कितना है 14√3, और ऊंचाई हमें निकालनी है। तो आराम से निकाल सकते हैं। ये कितनी बार गया, 7 बार, है ना। और 7 से 63 कितनी बार जाएगा, 7 निम 63। तो ऊंचाई की जो वैल्यू आ गई, या मैं इधर लिख देता हूं, ऊंचाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9/√3। अब 9/√3 आपके ऑप्शन में नहीं है, तो 9 को लिखो 3 गुना 3/√3। अब √3 से इसको काटोगे तो √3 बार कटेगा, 3√3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 156 का आंसर हो गया 3√3। अब चर्चा करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे। तो ओके गाइस, क्वेश्चन करते हैं 157। अच्छा क्वेश्चन है, 158, 159 और 160, ठीक है साहब। तो 157 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 12-24 घंटे में भरते हैं, ठीक है साहब। पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, टैंक में एक रिसाव की वजह से टैंक भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है साहब, ठीक लगते हैं। अगर टैंक पूरी तरह भरा हो तो कितने समय में ये रिसाव से अपने आप खाली हो जाएगा, है ना। तो देखो 2 पाइप है, मैं मान लेता हूँ P1 पाइप है एक, और एक पाइप क्या है P2 है, ठीक है साहब। ये कितने घंटे में भरता है, 12 में भरता है, ये 24 में भरता है, ठीक है साहब। इनका एलसीएम कितना आएगा, 24, है ना। और तो ये कितने में, एक घंटे में कितना लीटर भरेगा, 2 लीटर, और ये कितना भरेगा 1 लीटर। कैसे आया, ये होता है टोटल टैंक की कैपेसिटी होती है। कुछ भी मान सकते हैं हम, ज्यादातर एलसीएम मानते हैं या एलसीएम का गुणज मानते हैं ताकि कैलकुलेशन इजीली हो जाए, क्योंकि टोटल हमें कैपेसिटी पता ही नहीं है और कैपेसिटी का फर्क भी नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इसलिए हम 24 मान ली। तो 1 घंटे में सॉरी, ये 1 घंटे में कितना भर देगा, 1 लीटर भर देगा इस 24 में से, और ये 12 करता है तो 24 में 12 का भाग देंगे तो 1 घंटे में ये 2 लीटर भर देगा, ठीक है साहब। अब क्या कह रहा है, टैंक में एक रिसाव होने के हिसाब से वो 2 घंटे अधिक लगते हैं। हमारे हिसाब से कितने लगते हैं भाई, हमें यदि P1 प्लस P2 खुले होते हैं, दोनों खुले होते हैं तो 24 भरना होता, और एक टाइम में दोनों मिलके कितना भर देते हैं 3 लीटर, यानी 3, तो कितना 8 घंटे लगते। यही होता हमारे हिसाब से, तो 8 घंटे लगते। देखो टोटल कितना है और 1 घंटे में कितने भर रहे हैं, इससे हमारा पता चलता है कि 8 घंटे लगते हैं हमें। परंतु वो कह रहा है 8 घंटे नहीं, घंटे प्लस 2 यानी 10 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं। और ये क्यों लग रहे हैं, ये लग रहे हैं एक रिसाव के कारण, या फिर एक छेद समझो उसको, है ना, छेद के कारण। अब देखो एक चीज समझ में आओ कि छेद है ना, छेद कितने घंटे तक रहा, छेद रहा साहब 10 घंटे तक, 10 घंटे तक रहा, डेफिनेटली रहा, 10 घंटे तक चला है। उस 10 घंटे में उसने कितना पानी गिराया है, मुझे ये बताओ। 10 घंटे में उसने कितना लीटर या कितना भी ml जो भी आप माने, कितना लीटर पानी उसने रिसाव किया है, वो कैसे निकालोगे। देखो 8 घंटे की जगह 10 घंटे लग रहे हैं, यानी 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो 2 घंटे अधिक में पानी आया होगा, वही तो निकाला है, तभी तो 2 घंटे लग रहे हैं ज्यादा। जो 2 घंटे में एक्स्ट्रा पानी आ रहा है, 2 घंटे में जितना भी एक्स्ट्रा पानी आ रहा है वो सारा 10 घंटे में इस छेद के कारण पानी से निकल रहा है, क्योंकि छेद तो स्टार्टिंग से है, 10 घंटे उसको टोटल लगे हैं, परंतु वो पानी कितना एक्स्ट्रा है वही तो बाहर निकाल रहा है। वो एक्स्ट्रा पानी कितने घंटे में आया है, 2 घंटे में, क्योंकि 8 घंटे तो उसको ऑटोमेटिकली लगते ही थे। तो 2 घंटे में कितना पानी एक्स्ट्रा आएगा, हमें पता है 1 घंटे में कितना आता है
1 घंटे में आता है 3 लीटर, तो 2 घंटे में कितना आ जाएगा 6 लीटर। मैं लीटर मान के चल रहा हूं, ये जरूरी नहीं है यूनिट मानना चाहिए, बेसिकली आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 6 लीटर 10 घंटे में 6 लीटर पानी बाहर फेंक देता है। अब पूछा है कि वह कितने समय में ये रिसाव से खाली हो जाएगा। अब मुझे बताओ टैंक कितने का है 24 लीटर का, 6 लीटर खत्म होता है 10 घंटे में, तो कितना 24, तो गुणा इधर क्या करूं 4 की, इधर भी क्या कर दूं 4, यानी 40 घंटे में कितना रिसाव हो जाएगा 6 चौक 24 लीटर का, और इतने का ही टैंक है। तो 24 लीटर होने में, या फिर सिंपल सोचे 6 लीटर में 10 घंटे लगते हैं, तो 1 लीटर में 6/10 इंटू 24 लीटर के लिए 40 घंटे आ जाएंगे। तो वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी सोच सकते हो कि टोटल समय कितना लगेगा, 40 घंटे लगेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन समझने बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन मैं करा ही नहीं रहा। एक बेलन का आयतन इतना दिया हुआ है, बेलन को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, घन की कोर बताओ, सेंटीमीटर में बतानी है। आपको पता है दोनों का आयतन बराबर कर दोगे। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो 216 किसका क्यूब रूट होता है, सॉरी 216 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 6। बस यही आंसर हो गया, एकदम सिंपल है, ये क्वेश्चन कराने की जरूरत ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 158 हो गया, सॉरी 159। अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो इसको, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं समान मूल्य पे बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस बराबर है। यदि एक पे 16% का लाभ हो रहा है, एक पे क्या हो रहा है 16% का लाभ हो रहा है, यानी पॉजिटिव है, और दूसरी पे 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। ठीक है सब, तो प्राप्त लाभ व हानि, इसमें पूरे में उसको ओवरऑल क्या हुआ है, लाभ या हानि बताइए, वो पूछे। 16% का लाभ हुआ है, यानी 16% का मतलब आप समझ सकते हो कितना होता है 16/100, 4 से काटो 4/25, यानी कोस्ट प्राइस, नीचे लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस। ठीक है साहब, कोस्ट प्राइस यदि 25 है, 4 का लाभ हो रहा है ना, कोस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 25 है, तो लाभ कितने का होगा 4 का, तो बेचेगा कितना 29 में सॉरी। ठीक है साहब, ऐसे ही 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि मतलब 1/5 मतलब 5 में यदि उसने खरीदा है और 1 रुपए की हानि हुई है, तो बेचेगा कितने में 4 में। ये बात समझ में आई, ये तो सिंपल सी चीज थी, कोई बड़ी बात थी नहीं। अब क्या कहा है, उसने कहा है कि दोनों वस्तुएं समान मूल्य पे बेचता है, तो ये और ये, इसकी सेलिंग प्राइस और इसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कैसे होंगी समान, इसकी 29 है, इसकी 4 है, एलसीएम तो क्या आएगा 29 × 4 ही आएगा। तो क्या कर रहा हूं, इधर मैं गुणा कर देता हूं 4 की, तो ऊपर भी 4 की, नीचे भी 4 की, इधर क्या कर देता हूं गुणा 29 की, तो इधर भी 29, इधर भी 29। अब देखो इसकी भी सेलिंग प्राइस 29 × 4 है, इसकी भी सेलिंग प्राइस 29 × 4 है। अब आप आराम से कर सकते हो, इस टोटल में देख लो कितना लाभ हुआ है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, इन दोनों को जोड़ लो, और टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, इन दोनों को जोड़ लो। देखते हैं कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 25 × 4 100 प्लस 29 × 5 कितना हो गया, 150 में से 5 गया 145, यानी कितना आ गया 245। ये क्या है टोटल कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमें टोटल ही क्या निकालनी है, हानि या लाभ निकालना है। टोटल सेलिंग प्राइस जो कि क्या होंगी, दोनों बराबर है, तो 2 गुणा 29 गुणा 4, 29 गुणा 4 कितना हो गया, अपने हो गया ये तो 4 चौक 120 में से 116 × 2 कितना हो गया 232, 245 में खरीद रहे हो, 232 में बेच रहे हो, तो कितना लाभ या हानि हुआ है, आपको इतना पता चल गया कि हानि हो रही है, क्योंकि ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। और हानि प्रतिशत कितना आएगा, हानि जो प्रतिशत है वो आपको पता ही है, हानि कितनी हुई है 8 और 5 13 की हानि हुई है, बटा 245 कॉस्ट प्राइस गुना 100 कर लो। अब किसी से काट सकते हो तो काट लो काट लेते हैं भाई, 20 से काट लें क्या, सॉरी 5 से काटें, 20 बार कट गया, 5 चौक 20, 5 निम 45, ये कितना आ गया 13 दूनी 26, 260/49। तो आपको पता है हानि हुई है, और ये मान लो 50 होता तो ये 25 यानी 5 से कुछ ज्यादा आता, तो आप देखो वैल्यू क्या है, 3% आ नहीं सकता, 5 पॉइंट लाभ तो हो ही नहीं सकता, लाभ हो ही नहीं सकता, हानि एक ही ऑप्शन बच गया, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 5.31% हानि होगी इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए और ये मेथड आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 60 करना है खुद को। अ और ब एक चुनाव में खड़े हुए, ब को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ, परंतु वह 15,000 मतों से हार गया।
अ द्वारा प्राप्त मतों की संख्या बताओ। ऑप्शन है 60,000, 50,000, 45,000, 40,000। ये क्वेश्चन जैसे कि लास्ट क्वेश्चन आपको ही करना होता है, तो आपको खुद को करना है सोल इस क्वेश्चन को, आराम से आंसर दीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थ्योरी क्लासेस चल रही है वो भी देखिए, और जो भी कोई डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो लेता हूं मैं अलविदा, नई क्लास में जल्द हाजिर हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।